18 अगस्त 2024 को बिहार के सहरसा गांव की रहने वाली 40 वर्ष की रिंकू देवी अपनी 13 वर्षीय बेटी नैना कुमारी के साथ सुबह के करीब 4 बजे के आसपास पूजा की फूल तोड़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। लेकिन इसके बाद से दोनों घर वापस नहीं आते हैं और जब 2 घंटे का समय गुजरता है, आखिरकार 2 घंटे के बाद रिंकू देवी के परिवार वालों को ये खबर दी जाती है कि दरअसल गांव के बाहर जो सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के एक कमरे में मां और बेटी की डेड बॉडी पड़ी है। हालांकि इस बात की जानकारी जब पुलिस को दी जाती है और पुलिस को जब इस केस की जांच पड़ताल करती है और जांच करने के बाद जब पुलिस अपराधी को पकड़ के सामने लेकर आती है तो वाकई में उसे देखने के बाद गांव का हर व्यक्ति एकदम से हैरान हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की उस कहानी जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना आपको ये सोचने पर समझने पर मजबूर कर देने वाली। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, कि यूट्यूब वाले हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं कि आप निकाल रहे हैं। ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा, लोगों को शेयर करिएगा। मैं छोटू भैया, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दरअसल बिहार प्रदेश की है। बिहार का एक गांव आता है सहरसा और उसी के सहरसा गांव के रहने वाली राकेश कुमार रमेश जो होता है, जिसकी उम्र लगभग 44 साल के आसपास होती है, जो मेहनती मजदूर काम करने वाला व्यक्ति होता है। दरअसल रमेश के परिवार में उसकी जो पत्नी रिंकू के अलावा 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा होता है। बेटी का नाम नैना कुमारी है जिसकी उम्र 13 साल है और बेटे का नाम अमित जो 10 साल का है। और बात कर रहा हूं 18 अगस्त 2024 के सुबह करीब 4 बजे के आसपास। दरअसल रिंकू देवी हर रोज़ की तरह अपनी बेटी नैनी को पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलती हैं और जब काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आती हैं तो करीब 6 बजे के आसपास रिंकू जो पति रमेश अपनी मजदूरी पर निकल जाता है। दरअसल रमेश को लगता है कि शायद उसकी जो पत्नी किसी बात करने में उलझ गई होगी, इसीलिए शायद उसे घर आने में देरी हो गई होगी। रमेश अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और जैसे ही सुबह 7 बजता है तो एक लड़का भागते भागते रिंकू के घर पे जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात रिंकू के बेटे अमित से होती है। वह अमित जो होता है लड़का, उसको कहता है कि दरअसल तुम्हारी माँ और बहन की डेड बॉडी गांव के बाहर स्कूल में पड़ी है। जब इस तरह की बातें कहता है तो अमित वहां से भागते दौड़ते गांव के बाहर टपरी पे जाता है, जहां पे उसकी जो चाचा और गांव के कुछ लोग बैठकर चाय पी रहे थे। अमित जब वहां पर बातें अपने चाचा को बताते हैं, उसके बाद चाचा और भतीजा भाग के दौड़ते हुए गांव के बाहर के स्कूल पर आते हैं तो देखते हैं कि स्कूल के बाहर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। अमित अपने चाचा को लेकर भीड़ के चीरते हुए जब स्कूल के कमरे की एंट्री करता है, जब कमरे के अंदर अपनी माँ और बहन की डेड बॉडी को देखता है तो देखने के बाद चीख चीख कर रोने लगता है। हालांकि जब वह रोना धोना शुरू करता है, गांव के लोग कैसे भी करके उसको समझा बुझाकर शांत करते हैं और साथ ही साथ इसी बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो वह सुबह के करीब जो 6-8 बजे के आसपास पुलिस अपनी टीम के साथ स्कूल तक पहुंचती है और जब पुलिस एंट्री करती है कमरे के अंदर, डेड बॉडी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि मां और बेटी दोनों के शरीर पर किसी तेज धार हथियार को चलाया गया है। दरअसल उन दोनों के शरीर पे कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, जिसे देखकर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद इन दोनों की हत्या करने से पहले इन दोनों के साथ दुष्कर्म किया गया हो। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल के जो मुआयना करती है अच्छी तरीके से तो वहां पर कुछ पुलिस को कुछ फूल और एक चाकू से और एक खून से सना हुआ गमछा भी बरामद होती है। पुलिस जब उस फूल को देखती है तो देख के यही अंदाज़ा लगा रही थी कि सुबह सुबह रिंकू अपनी बेटी को लेकर पूजा के फूल तोड़ने के लिए निकली थी। लेकिन आखिरकार रिंकू अपनी बेटी को लेकर स्कूल में क्या करने आई होगी। हालांकि पुलिस जब इस पूरे वारदात से बारे में वहां से जो मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी जो व्यक्ति संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है। इसीलिए पुलिस जो सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करके इस केस को जांच पड़ताल में शुरू कर देती है। लेकिन इस केस में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला यह बात है कि यह घटना जो हो जाती है, पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में भी लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन तब तक वहां पे रिंकू के पति रमेश नहीं पहुंचा था।
जिसे लेकर पुलिस को भी यह बड़ा अजीब सा लग रहा था। पुलिस सबसे पहले इस की बात की जानकारी रमेश को तक पहुंचाई जाती है और उसे थाने में बुलाती है और पुलिस रमेश से जब मालूम कुछ चलता है तो रमेश तुरंत थाने में पहुंच जाता है और पुलिस को लग रहा था कि शायद इसके पीछे रमेश का ही हाथ है। लेकिन रमेश जब तुरंत ही थाने में पहुंचता है और जब पुलिस से रमेश उसकी पत्नी और बेटी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो रमेश पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। दरअसल मैं सुबह के करीब 6 बजे के आसपास अपनी ड्यूटी पर चला गया था। हालांकि पुलिस को जब उसके बातों पर यकीन नहीं होता तो क्योंकि इसके पीछे एक वजह होती है कि जो रमेश और उसकी पत्नी की हत्या हुई थी उसे लेकर रमेश के चेहरे पर थोड़ी सी भी चिंता का फिक्र नहीं दिख रही थी। इसीलिए जब पुलिस रमेश से और भी कई तरीके से सवाल जवाब करती है तो लेकिन रमेश के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत पुलिस को नहीं मिलता है जिससे पुलिस रमेश को गिरफ्तार कर सके। इसीलिए पुलिस अब मजबूर होकर रमेश को छोड़ देती है। पर सवाल यह था कि आखिरकार मां और बेटी की हत्या किसने किया था। दरअसल पुलिस इतना तो मान कर चल रही थी कि अपराधी जो कोई भी होगा वह जरूर कोई न कोई या तो रिंकू के करीबी होगा या फिर गांव का ही होगा कोई व्यक्ति। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई का पता लगाने के लिए सबसे पहले रिंकू देवी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल को निकालती है और डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है और पता चलता है कि जिस रात इन दोनों की हत्या हुई थी 18 अगस्त 2024 को सुबह के करीब 3 बजे के आसपास रिंकू देवी के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए एक कॉल आया था और रिंकू उस नंबर पर करीब 7 मिनट तक बातचीत कर रही थी और पुलिस वालों को यह भी मालूम चल चुका था कि सुबह के करीब 4 बजे के आसपास रिंकू अपनी बेटी के साथ घर से पूजा के फूल तोड़ने के लिए निकलती है और उसके बाद से वह घर वापस नहीं आई थी। दरअसल रिंकू जब अपनी बेटी के साथ घर से निकलती है जस्ट 1 घंटा पहले ही करीब 3 बजे के आसपास उस नंबर के आखिरी बार रिंकू के व्हाट्सएप पर कॉल आया हुआ था। उसके बाद रिंकू किसी भी नंबर पर बातचीत नहीं हुई और उसी नंबर को देख के न जाने क्यों पुलिस को शक हो जाता है कि आखिरकार इतनी रात को किसी ने रिंकू के नंबर पर क्यों कॉल किया था। पुलिस जब उस नंबर के कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि नंबर किसी और का नहीं है बल्कि खुद रिंकू के भतीजे कृष्ण कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड था। कृष्णा जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। पुलिस को जैसे ही कृष्णा की डिटेल मिल जाती है तो पुलिस उसी वक्त कृष्णा को थाने पर बुलाती है क्योंकि कृष्णा भी उस वक्त अपने घर पर ही मौजूद था। कृष्णा जब थाने पर जाता है तो उसके बाद से पुलिस अब कृष्णा से रिंकू और उसकी बेटी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पे कृष्णा सबसे पहले पुलिस वालों को भरपूर जो घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब कृष्णा के सामने उसके कॉल डिटेल को रख देती है और फिर पूछताछ करती है तो अब कृष्णा के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है झूठ बोलने का। अब वह आखिरकार कृष्णा मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और साथ ही साथ पुलिस वाले को वह कहता है कि हाँ साहब, रिंकू देवी और उसकी बेटी की हत्या मैंने ही की है। दरअसल कृष्णा के बताए गए अनुसार मालूम चलता है कि कृष्णा और उसके चाची के बीच पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। रिंकू देवी के जो पति रमेश जो कि मेहनती मजदूरी काम करता है और सही तरीके से अपनी पत्नी के सामने पेश भी नहीं आता था, जिस वजह से रिंकू देवी अपने पति को पसंद नहीं करती थी। रिंकू देवी को जब वह अपना पति पसंद नहीं आता है तो उसके बाद से रिंकू देवी जब तब जहाँ तहाँ डोरे डालना शुरू कर देती है और तभी उसकी नज़र पड़ोस में ही रहने वाले उसके भतीजे कृष्णा कुमार पे नज़र पड़ जाती है। और जैसे ही कृष्णा को यह पसंद कर लेती है और उसके बाद कृष्णा को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है, क्योंकि कृष्णा भी कभी शादी नहीं हुई थी उसकी और वह भी अपनी चाची से बातें वगैरह शुरू कर देता है और फिर कृष्णा और उसकी चाची रिंकू देवी के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। और एक बार जब यह सिलसिला चालू होता है तो ये लगातार 5 सालों तक चलता रहता है, लेकिन एक बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता कि पर जैसे ही 5 साल का समय गुजरता है और इधर जो कृष्णा अपनी चाची के इस कदर से प्यार करने लगता है कि आखिरकार अब इससे शादी करने का फैसला कर लेता है। आखिरकार एक दिन अपनी दिल की बात रिंकू देवी को बता देता है
और तुम अपने पति को छोड़ दो और यहाँ से हम दोनों दूर कहीं चले जाते हैं और फिर वहाँ जाकर हम शादी कर लेंगे। कृष्णा जब अपनी चाची से छोड़ने और भागने के लिए कहता है तो रिंकू देवी इसके लिए तैयार नहीं होती है। यह बात सुनकर कृष्णा को भी अच्छी नहीं लगती है और फिर वह बात को लेकर कृष्णा और रिंकू देवी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। जब झगड़े तकरार शुरू होता है तो इसके बीच में रिंकू देवी एक घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है और उसके बाद कृष्णा भी इससे बातचीत करना बंद कर देता है। हालांकि कृष्णा से जब बातचीत करना बंद कर देती है रिंकू देवी तो कृष्णा को उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब रिंकू देवी जब कृष्णा से बातचीत करना बंद कर देती है तो उसके बाद से रिंकू देवी अपने ही गांव के एक दूसरे लड़के के साथ में अवैध संबंध शुरू कर देती है, क्योंकि उसको इस चीज़ की एकदम भनक लग चुकी थी। एकदम प्यार करने का सर उसके भूत सवार था और दूसरे लड़के के साथ जब उसका इस तरह से रिश्ता कायम होता है तो इस बात की जानकारी जब कृष्णा को मालूम चलता है तो कृष्णा इस बीच को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए कृष्णा गुस्से में आकर अपनी ही चाची को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने को तैयार हो जाता है कि लेकिन यह काम कृष्णा के अकेले के बस में नहीं था। इसलिए कृष्णा गांव के ही अपने एक दोस्त से बात करता है और उससे मदद मांगता है और जब अपने दोस्त से मदद मांगता है तो कृष्णा के दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कृष्णा अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वह सही मौके का इंतजार करने लगते हैं और आखिरकार 18 अगस्त 2024 को सुबह के करीब 3 बजे के आसपास रिंकू देवी के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए कॉल करता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा किसी और के साथ जो है अफेयर वगैरह चल रहा है और जो शुरू हो चुका है और तुम मुझे छोड़ के जा चुकी हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान ना करूं और इसके बारे में किसी को कुछ ना बताऊं तो तुम आखिरी बार मुझसे आज सुबह 4 बजे के आसपास गांव के बाहर जो खंडहर स्कूल है उसमें मिलने के लिए आ जाओ। कृष्णा जब इस तरह की बातें कहकर रिंकू देवी को जब धमकी देता है तो आखिरकार रिंकू देवी भी कृष्णा की बातों में आ जाती है और फिर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रिंकू देवी जब सुबह के करीब 4 बजे के आसपास अपने घर से निकलती है तो अपने साथ में अपनी बेटी नैना कुमारी को भी साथ ले लेती है और सीधे गांव के बाहर उस स्कूल में पहुंच जाती है। दरअसल उस स्कूल में ना तो कोई दरवाज़ा था ढंग का और ना ही कोई सही तरीके का कोई खिड़की था और जब स्कूल में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर स्कूल के बाहर जो पहले ही कृष्णा और अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ था। हालांकि रिंकू देवी जब अपनी बेटी के साथ वहां पर पहुंचती है तो कृष्णा उसे देखकर खुद वह भी हैरान हो जाता है। इसलिए कृष्णा रिंकू देवी को बेटी को बाहर ही खड़ा कर देती है और फिर रिंकू देवी अपने दोस्त जो होता है उसके साथ स्कूल के कमरे में चली जाती है और जैसे ही कमरे में एंट्री करता है तो उस वक्त रिंकू अपने हाथ में पूजा के जो फूल ली हुई थी उससे पहले वह कुछ समझ पाती थी कृष्णा अपने दोस्त के माध्यम से रिंकू देवी के ऊपर एक तेजधार हथियार से हमला कर देता है, जिसकी वजह से रिंकू देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन यह दोनों मिलकर जब रिंकू देवी की हत्या करते हैं तो जो बाहर खड़ी नैना कुमारी जो उसकी बेटी होती है वो देख लेती है। अब इन दोनों को डर सताने लगता है कि नैना की वजह से हम पकड़े जाएंगे। दरअसल ये दोनों नैना को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वह अपने आप को बचाने के लिए मजबूर होकर आखिरकार नैना को भी पकड़कर उसी कमरे में ले जाते हैं और उसके ऊपर भी हमला बोल देते हैं। लेकिन जब नैना के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तो कृष्णा का दोस्त उसे रोक लेता है और कृष्णा से कहता है कि नैना को मारने से पहले मैं उसके साथ एक बार अपनी चाहत पूरी करना चाहता हूँ। हालांकि कृष्णा का दोस्त अपनी दिल की बात कृष्णा से कह देता है तो लेकिन कृष्णा उसे करने नहीं देता है और फिर दोनों मिलकर नैना को भी हत्या कर देते हैं और फिर अपने आप को बचाने के लिए दोनों ही शरीर के कपड़े उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं कि ताकि किसी को भी पता न चले अपराध की इन लोगों की हत्या करने के लिए आया होगा कोई और। दरअसल उनका जो मोटिव है इनका हत्या करने का नहीं होगा, उन्होंने भरपूर कोशिश किया होगा इसको बचने के लिए, इसके साथ दुष्कर्म किया होगा और जब इन लोगों ने रोक टोक नहीं किया होगा तो फिर उनको अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी होगी। अब जब दोनों की हत्या कर देते हैं उसके बाद से कृष्णा और उसके दोस्त वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में कृष्णा जब पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो उसके बाद से जो पुलिस होती है कृष्णा के ताहिर पे उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब इस केस की खुलासा करती है तो खास करके जो असलियत जब कृष्णा के गांव के लोगों को मालूम या पता चलता है तो गांव का कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि फिलहाल
पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश कर इन दोनों को जेल भेज चुकी थी। और इन दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का मतलब है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, न किसी को आहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, आप सभी को सचेत करना। इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट दोस्तों अब बहुत कम दिखाते हैं हमारी वीडियो पर। देख सकते हैं एकदम पसीना से तरतर हो चुकी पूरी शर्ट। आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं दोस्तों और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनती है, तो ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिएगा। यूट्यूब वाले से भी निवेदन करते हैं हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल करें ताकि ये कहानी उन तक पहुंच सके, वो जागरूक हो सके। तो इसी तरह की कहानी इंटरेस्टिंग वीडियो में लिए आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नई कहानी और एक नए अंदाज के।